Welcome back again. Good evening. Okay. कैसे हैं सब लोग? ओके, तो हेलो बसंत, सुमित, नेहा, अनीता, सौम्या, अनुश्री, शाश्वत, ग्रेट, रजत। तो कल या लास्ट क्लास जब हमारी थी परसों आई थिंक, है ना, तो सॉफ्टवेयर में हम डिस्कस कर रहे थे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हेलो मीनाक्षी जी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और वहां पर दो मॉडल हमने डिस्कस किए थे। कौन कौन से? तो पहले हमने बात की थी वाटरफॉल मॉडल की, है ना, और उसके बाद जो सेकंड मॉडल हमने डिस्कस किया था दैट वाज प्रोटोटाइप मॉडल। याद है सभी को? वाटरफॉल एंड देन प्रोटोटाइप। तो एक बार अगर मैं जल्दी से, है ना, आपको एक बार ब्रीफ करूं, वाटरफॉल बहुत सिंपल था, है ना, बहुत सिंपलिस्टिक आइडिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जब बात करते हैं प्रोटोटाइप की, है ना, तो वाटरफॉल के अंदर एक इश्यू है, क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट चेंजेस हम सपोर्ट कर रहे हैं वाटरफॉल के अंदर? तो अगर रिक्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज, कोई भी कंफ्यूजन है ना, तो वो हम यहाँ पर अकोमोडेट नहीं कर सकते। अगर आप देख रहे हैं क्लियर कट डिस्टिंक्शन है, तो रिस्क जो था वो बहुत ज्यादा था, बिकॉज लाइक कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, कस्टमर को नहीं पता कि एग्जैक्टली मेरे को क्या मिलने वाला है ना। तो इस प्रॉब्लम से बचने का जो सॉल्यूशन था वो हमने कहाँ पे रिजॉल्व किया? प्रोटोटाइप के अंदर। और प्रोटोटाइप मॉडल के अंदर बेसिक आइडिया क्या है? क्या हम डायरेक्टली सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट कर देते हैं? जी नहीं। तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट गिवन बाय द कस्टमर, हम क्या कर रहे थे? एक डिजाइन कर रहे थे, उसके बेस पर हमने एक प्रोटोटाइप बनाया एंड देन उससे कस्टमर का इवैल्यूएशन कराया, है ना। तो अब कस्टमर सेटिस्फाई होगा, अगर नहीं होगा तो जो भी चेंजेस करने होंगे कस्टमर हमको बताएगा, उस बेस पे फिर हम एक डिजाइन करेंगे। और ये प्रोसेस तब तक लॉजिकली हम चलाने वाले हैं, कब तक? जब तक कस्टमर हमारा सेटिस्फाई नहीं हो जाता। और अल्टीमेटली फाइनली व्हेन वी हैव अ फाइनल सेट ऑफ रिक्वायरमेंट, तब हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन, टेस्ट, व्हाटएवर इट इज, जो भी स्टेप्स हमको फॉलो करने हम कर सकते हैं। एक बार देखिए पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या, है ना, कि किस तरीके से हम यहाँ पर आइडियाज जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं। ग्रेट। बट अगेन देयर आर सर्टेन इश्यूज। तो एक और जो मेथड है, बिकॉज यहाँ पर भी आप देखोगे तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स थी हमारे पास। तो अगला जो आइडिया है दैट इज कॉल्ड स्पाइरल। स्पाइरल बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक बार इसको ध्यान से समझना जरूरी है कि किस तरीके से काम करता है और कैसे हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो स्पाइरल में देखो, व्हाई इट इज कॉल्ड अ स्पाइरल मॉडल? बिकॉज इट लुक्स लाइक अ स्पाइरल, है ना। एंड स्पाइरल मॉडल किसने, आप बोल सकते हैं किसने प्रपोज किया था? इट वाज प्रपोज्ड बाय बैरी बोहम। स्पाइरल मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय बैरी बोहम। और मैंने बाकी लाइक वाटरफॉल या प्रोटोटाइप है, तो मैंने आपसे इस बात का जिक्र नहीं किया कि किसने डिस्कस किया। बट यहाँ पर, हेलो दास, वेरी गुड, गुड इवनिंग। बट यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि इट वाज गिवन बाय बैरी बोहम, बिकॉज बैरी बोहम एक इंपॉर्टेंट नाम है जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत सारा काम किया है। तो वेदर इट इज एस्टिमेशन है, कोकोमो मॉडल है ना, वो जितने भी आइडियाज हैं, है ना, वैलिडेशन है, वेरिफिकेशन है, टेस्टिंग की जो टर्म्स हैं, वो ज्यादातर जो इनिशियल वर्क है वो बैरी बोहम ने ही किया है। हेलो रितिका, गुड इवनिंग। तो ये मॉडल जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज कंसिडर करता है वो है रिस्क फैक्टर, और इस चीज को सही से समझना बहुत जरूरी है। रिस्क फैक्टर का क्या मतलब है? इट वाज प्रेजेंटेड इन 1986। तो इससे पहले जो भी हमारे मॉडल हैं, जैसे प्रोटोटाइप है या वाटरफॉल है, तो क्या वो रिस्क को कोई खास वैल्यू दे रहे थे? नहीं। बट एट द टाइम इंडस्ट्री में हो क्या रहा था, सब कुछ आपने प्रॉपर्ली मैनेज किया, है ना, सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट किया, बट समहाउ कोई ना कोई इश्यूज वहां पर आ रहे थे और प्रोजेक्ट फाइनल हो ही नहीं पाता था, बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, है ना। तो एट सम स्टेज वी आइडेंटिफाई कि अगर लॉन्ग टर्म में किसी भी तरह का रिस्क हो सकता है, मैं बात करूंगा कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं इन जनरल। अगर कोई भी रिस्क है आपको लग रहा है विच में हैम्पर द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट, या एक हर्डल हो सकता है टुवर्ड्स द सक्सेस, तो उसको हम पहले ही हैंडल करके चलते हैं, उस पर पहली बात करते हैं, सो दैट ऐसा ना हो बाद में कोई प्रॉब्लम आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताओगे किस तरह के रिस्क हो सकते हैं? हमने रिक्वायरमेंट गैदर कर ली, सब कुछ ठीक है, हम प्रोडक्शन करने वाले हैं, बट उससे पहले हम रुककर एक बार रिस्क एनालिसिस करना चाहते हैं। आप मुझे बताओगे कौन कौन से आइडियाज हो सकते हैं रिस्क के, या किस तरह की रिस्क की यहाँ पर बात की जा रही है? कॉस्ट। देखिए, कॉस्ट अपने आप में तो रिस्क नहीं है, बिकॉज हम बात कर रहे हैं कि अगर सब कुछ प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे, और जाहिर सी बात है हम भी बिजनेस रन कर रहे हैं,
है ना। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो टर्म्स और कंडीशंस कस्टमर आपसे कह रहा है, कस्टमर जिस पे हामी भर रहा है, वो खुद ही मैनेज नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना खुद बहुत अनस्टेबल हो फाइनेंशियली, और आपको लग रहा है कि लॉन्ग रन में पता नहीं ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सर्वाइव कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी। उस केस के अंदर या उस तरह के सिनेरियो में क्या हमको उस इंस्टीट्यूशन के साथ कोई प्रोजेक्ट, कोई डील साइन करना चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल अभी आजकल आप न्यूज में सुन रहे होगे, यस बैंक की कहानी सुनी है आपने, रोज अभी आ रहा है आजकल न्यूज में, है ना। तो मान लीजिए ऐसा सॉफ्टवेयर कंपनी, अगर यस बैंक हमसे कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइन कराता, है ना, तो इस समय क्या उस प्रोजेक्ट को लेना ठीक था, या थोड़ा हमें वेट करना चाहिए, या फिलहाल मना करना चाहिए, है ना। बिकॉज एक्चुअली वी डोंट नो अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी। तो लॉन्ग रन में कैसा रिस्पॉन्स होगा, क्या होगा, हम नहीं जानते। तो फिलहाल उस कंपनी के साथ डील करना बहुत सही नहीं है। अच्छा, और बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं। हो सकता है कि कंपनी मान लीजिए किसी ऐसी टेक्नोलॉजी में काम कर रही है, हमें लगता है जिसका फ्यूचर नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है उस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर नहीं है, तो क्या उस तरह के सिनेरियो में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कंपनी है जो टाइपराइटर बना रही है ना, या कोई कंपनी है, मतलब अगेन कोई पुराना कोई लाइक एनालॉग कैमरा बना रही है, तो हमको पता है इस आइडिया का फ्यूचर नहीं है, और टेक्निकली स्पीकिंग अगर हम उस पर काम करेंगे भी तो हम जो सीखेंगे वो फ्यूचर में यूज नहीं होगा। एज ए कंपनी देखो हमें क्या काम करना चाहिए। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल अगर हमें सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना है, तो हमको डीजल कार के लिए बनाना चाहिए कि इलेक्ट्रिक कार के लिए? अगर हमारे पास दोनों ऑप्शन है तो वेरी गुड, वेरी गुड। तो हो सकता है फिलहाल कोई आपको डीजल के लिए भी ऑफर कर रहा हो, बट फ्यूचर किसका है? इलेक्ट्रिक का। तो जितनी जल्दी आप लर्निंग करेंगे उतना बेटर होगा। तो टेक्नोलॉजी चेंज का बहुत जबरदस्त रिस्क होता है, ये बात फॉलो कर पा रहे कि नहीं? कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत स्पीड से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही होती है। तो हो सकता है आप किसी टेक्नोलॉजी में काम करो, 2-3 साल प्रोजेक्ट चले, इन द मीन वाइल वो टेक्नोलॉजी आउटडेट हो जाए, तब उस पर आप काम कर ही नहीं पाओ। यस और नो? यस। अच्छा, इसके अलावा बहुत और तरह के रिस्क हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप पॉलिटिकल रिस्क हो सकता है। पॉलिटिकल बिकॉज हम ज्यादातर केस में हमारे जो कस्टमर हैं वो हमारी कंट्री में है। हाँ, मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अगर आपसे क्या एग्जांपल आपको दूं, लेट मी से नॉर्थ कोरिया आपको कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट दे, तो नॉर्थ कोरिया कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट दे, तो है ना, तो देयर कुड बी यस और नो। अब देखिए वैसे तो इंडिया जो है इस तरह के केस में डिप्लोमेसी में हमेशा क्या काम करता है, जो अपने फायदा का होता है, तो हम ऐसा सोचते नहीं है ज्यादा। बट मान लीजिए हमारे यूएस से भी अच्छे रिलेशंस हैं, है ना, और यूएस उल्टा में प्रेशराइज कर रहा है कि यार आपकी कंपनी उनके लिए सॉफ्टवेयर बना रही है, ऐसा मत करो, है ना। तो इन दैट केस लाइक समटाइम वी हैव टू सी किस तरह का प्रोजेक्ट हमको कंसीडर करना है कि नहीं करना, है ना। तो खैर इस तरह के बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, पॉलिटिकल रिस्क हो सकते हैं, सोशल रिस्क हो सकते हैं। तो एक बार ये सारी की सारी चीजें समझने के बाद ही हमको सोचना चाहिए कि हमको फर्दर कॉन्ट्रैक्ट में जाना है कि नहीं जाना है ना। तो सारा का सारा जो एनालिसिस है वो हम कहाँ पे करते हैं? रिस्क एनालिसिस में करते हैं। कहाँ करते हैं? रिस्क एनालिसिस। अच्छा, एक और एग्जांपल, कभी कभी देखिए वो खैर लीज इफेक्ट तो होगा, है ना, बिकॉज वहां से कोई आना जाना ही नहीं है किसी का। बट अगेन लाइक दैट इज नॉट अ गुड थिंग एक्चुअली। अगर आपको जेल के अंदर रख दें, है ना, और आपसे बोले कि अब आपको कोई बीमारी नहीं होगी, तो आप बोलोगे बीमार भले हो जाऊं लेकिन जेल में नहीं रहना मुझे। और यही हो भी रहा है। जिन लोग को क्वारंटाइन किया हुआ है वो लोग निकल निकल के भाग रहे हैं और बीमारी फैला रहे हैं, बट उनको वहां अंदर नहीं रहना। तो खैर वो एक अलग चीज है। बट दोबारा देखिए, अब यहाँ पर हम करते क्या है, स्टेप नंबर 1 में हम पहले प्लान करते हैं ऑब्जेक्टिव, क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन सब कुछ करने के बाद क्या हम डायरेक्ट यहाँ पर स्पाइरल के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं, या पहले रिस्क एनालिसिस करके उनको रिजॉल्व करते हैं? तो फर्स्ट यू मस्ट एनालाइज ऑल द रिस्क, उनको रिजॉल्व करो। देन उसके बाद जो भी हमारा इंजीनियरिंग फेस है, हमें डिजाइन करना है, कोड करना है, टेस्ट करना है, रिलीज कर देना है ना, वो सारा काम हम थर्ड फेज में करेंगे आफ्टर डूइंग रिस्क एनालिसिस। अच्छा, अगेन आफ्टर दैट एक बार रिलीज आपने कर दिया तो देखिए एडवांटेज क्या है, क्या कस्टमर को लॉजिकली पहले यहां पर बात करते हैं, या इसके बाद फोर्थ स्टेप में हम करते हैं प्लानिंग द नेक्स्ट फेज। तो क्या कस्टमर को सॉफ्टवेयर देखने के लिए मिलता है, वो अपना फीडबैक आपको दे सकता है? यस। तो इन द फर्स्ट इटरेशन ऐसा नहीं कि गेम कंप्लीट होने वाला है। तो अगेन एक प्रॉब्लम था वाटरफॉल या प्रोटाइप के अंदर भी
स्टार्टिंग में तो आप थोड़ा बहुत अकोमोडेट कर रहे थे, लेकिन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट कोई चेंज आप सपोर्ट नहीं करते। बट स्पाइरल के अंदर अगर एक इटरेशन के बाद कस्टमर हमें कुछ फीडबैक देता है कि ऐसा नहीं ऐसे या इस तरह से कुछ चेंजेस करिए, तो क्या वो चेंजेस अकोमोडेट करने के ऑप्शंस हमारे पास हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। तो जो जो चेंज कस्टमर बताएगा हम उसको एवेल्युएट करेंगे, देन सेकेंड फेज में फिर दोबारा रिस्क एनालिसिस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, और अगेन ये स्पाइरल आगे बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ेगा? फाइनली जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा कि नहीं मेरे को और कोई चेंज नहीं चाहिए, तब हम सॉफ्टवेयर को फाइनल वर्किंग के लिए रिलीज कर देंगे। ये एक पूरा आइडिया है स्पाइरल का। हाँ शाश्वत बताओ कौन सा फेज नहीं समझ आया? पहले फेज में हम प्लान कर रहे हैं, दूसरे फेज में हमने रिस्क एनालिसिस किया, तीसरे फेज के अंदर हमने इंजीनियरिंग की यानी कि सॉफ्टवेयर बनाया, फोर्थ फेज में कस्टमर्स का उसका इवैल्यूएशन लिया। हाँ मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो अगेंस्ट बात कैसे समझिएगा, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो भी कस्टमर ने बोला वो एग्जैक्टली हमने बना दिया है ना, लेकिन स्टिल क्या कुछ ना कुछ फीडबैक कस्टमर देगा? बिकॉज कुछ चीजें ऐसी होंगी जो शायद उसने कुछ और बोली होंगी, हमने कुछ और समझी होंगी, या बनने के बाद उसे समझ आएगा कुछ और चेंज करना है। तो अब अगले इटरेशन में मैं जब जाऊंगा तो क्या फिर मैं वो सारे चेंजेस करूंगा? जी हाँ, और फिर पूरा फेज कंप्लीट करने के बाद फिर मैं कस्टमर से इवैल्यूएट कराऊंगा। अगर कस्टमर सेटिस्फाई होता तो ठीक है, अदरवाइज फिर ये साइकिल चलेगी। और इस लूप का वैसा नहीं है 3 ही साइकिल यहाँ पर बनी हुई तो 3 ही बार मैं इटरेशन करने वाला हूँ। अगर सब कुछ ओके है तो क्या हो सकता है फर्स्ट 3 डिग्री रोटेट करने के बाद ही गेम ओवर हो जाए? जी हाँ, हो सकता है ना। बट अगर नहीं है तो मैं तब तक ये इटरेशन चलाने वाला हूं जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब एक बार बताएं पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या सभी को? है ना। अब ऐसे करने के क्या क्या एडवांटेज क्या क्या डिसएडवांटेज होंगे? काफी सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो लेट मी गो वन बाय वन, या एक बार आप मुझे सोच के बता सकते हो। जैसे 1-2 आइडियाज मैं पूछ लेता हूं आपसे। हाँ ऐसा देखिए इनफाइनाइट लूप में जा सकता है थियोरेटिकली, बट आप मुझे बताओ बोथ कस्टमर, या मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको ताकि आप रियल लाइफ से रिलेट कर पाओ। मान लीजिए आप एक ड्रेस स्टिच कराने के लिए गए, है ना, तो कोई भी अच्छा टेलर होता है कि एक बार आपको ट्रायल के लिए बुलाएगा। ओके, तब आप ट्रायल के लिए गए और आपने नहीं बोला कि नहीं नहीं फिटिंग थोड़ी प्रॉपर नहीं है, ऐसा ऐसा करो। अब आप मुझे बताओगे ये फेज कितनी बार चल सकता है? थियोरेटिकली तो इनफाइनाइट चल सकता है, बट ऐसा है क्या कि 20 साल की उम्र में आपने कुछ स्टिच कराने के लिए दिया था और 60 साल तक आप ट्रायल ही कर रहे हो, है ना। तो ऑफ कोर्स ऐसा कभी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि 2 या 3 इटरेशंस के अंदर मोर और लेस हम उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेंगे, या ऑफ कोर्स फिर सॉफ्टवेयर ही खराब हो जाएगा, कोई काम ही नहीं करेगा उस पर। अगर ऐसा कुछ है कि सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं रहा है ना, तो ऑफ कोर्स कोई काम नहीं करेगा। तो 2-3 इटरेशंस के अंदर इन दिस स्पाइरल हम काम कंप्लीट कर लेंगे। तो अब कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज एक बार मैं डिस्कस करता हूं पॉइंट बाय पॉइंट। तो लेट्स सी, फर्स्ट पॉइंट समझिएगा, provides early and frequent feedback to the customer, adding functionality can be added at the later dates। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? कि पहली बात तो हर इटरेशन के अंदर हम कस्टमर से फीडबैक ले रहे हैं, है ना, और स्टार्टिंग के बाद भी अगर कोई फंक्शनैलिटी हम चेंज करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो वो करने का स्कोप है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि आप नहीं कर सकते, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, अगर बात है क्वालिटी की, करेक्टनेस की, कॉस्ट शेड्यूल की, तो क्योंकि बार बार आप इटरेशन बाय इटरेशन चलते हैं तो उस चीज को आप प्रॉपर्ली हैंडल कर सकते हैं। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज द रिस्क, तो रिस्क को आप बेटर रिजॉल्व कर रहे होते हैं, क्योंकि हर इटरेशन के बाद आप कस्टमर को दिखा रहे होते हैं, उसका सेटिस्फेक्शन बेटर होता है। तो कौन से जगह पर इसको इस्तेमाल करें? खासकर वो प्रोजेक्ट जो लार्ज साइज के हैं और जहां पर काफी क्रिटिकलिटी है, काफी रिस्क है, वहां पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अगेन अगर आप क्वालिटी की बात करेंगे और इटरेशन की बात करेंगे, अच्छा देखो इस बात को आप ऐसे समझो, स्वामी बोल रहे हैं ऐसा करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो अगेन चलो मैं स्टिचिंग वाले एग्जांपल लेता हूँ। ये कुछ ऐसे ही होगा कि आपने कपड़ा लिया, है ना, और टेलर आपसे कह रहे हैं नहीं नहीं आप साइज नाप छोड़ दो, मैं खुद बना देता हूँ, टाइम लग जाएगा इसमें, तो मैं बना देता हूँ, इट्स ओके, मेक सेंस। अब समझो टाइम किस चीज में ज्यादा लगेगा? कस्टमर का फीडबैक लेने में, है ना। तो अगर जो सॉफ्टवेयर बने वो आपके काम का ही नहीं है तो फिर वो टाइम का फायदा हुआ क्या? तो ज्यादा और कम की बात बाद में है, पहले जो सॉफ्टवेयर बने वो यूजेबल होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो आई डोंट थिंक कि वो टाइम को कस्टमर एज इशू ट्रीट करने वाला है।
है ना। तो अगेन डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, अगर कोई बहुत छोटा प्रोजेक्ट है तो क्या वहां पर रिस्क एनालिसिस करना चाहिए? अगर कोई बहुत छोटा प्रोजेक्ट है ना, ऐसा ना हो कि रिस्क एनालिसिस करने का खर्चा टोटल प्रोजेक्ट के कॉस्ट से ज्यादा हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक छोटा सा घर बनाना है ना, एक घर बनाना है गांव में कहीं पे, तो घर बनाने से पहले आप कौन कौन सा रिस्क एनालिसिस करोगे, मुझे बताओगे? अगर एक छोटा सा घर बनाना है, रिस्क एनालिसिस करोगे भी या नहीं करोगे, पहले तो ये बताओ। बनाना है बना दोगे, है ना। लेकिन अच्छा, कौन कौन सा रिस्क हो सकता है? अगर अब आपको एक डैम बनाना है, एक कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो आपको सोचना पड़ेगा फ्लड आएगा तो क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा तो क्या होगा, है ना, कोई अगर टेररिस्ट अटैक होगा तो क्या होगा। अब ये सारी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी कि नहीं? तो जाहिर सी बात है यहां पर वो रिस्क आपको कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन छोटे प्रोजेक्ट में वो टेंशन लेने की आपको जरूरत है नहीं। अच्छा, एक और पॉइंट है, आप अगर करना भी चाहें तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी गांव में किसी मिस्त्री जिसको बोलते हैं उसको आप बुला के बोलोगे कि भाई जरा एनालाइज करो कि टेक्टोनिक प्लेट्स की क्या पोजीशन है और कितने रेक्टर स्केल पर अर्थक्वेक, वो कहेगा क्या बात कर रहे हो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो रिस्क एनालिसिस करने के लिए क्या आपको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए? जी हाँ। तो ऑर्गेनाइजेशन भी इतनी मैच्योर हो कि वो रिस्क एनालिसिस कर सके। एग्जैक्टली स्पाइरल में तो सौम्य आपने ध्यान नहीं दिया, देखिए मैंने दिखाया था यहाँ पे जितना भी टेक्निकल डेवलपमेंट वो फेज 3 में हो रहा था। आप डिजाइन कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, वट एवर थिंग्स आर हैपनिंग दे आर हैपनिंग इन द फेज 3। तो जो भी टेक्निकल काम है फेज 3 में करके हम कंप्लीट कर रहे हैं। यस तो मेरे ख्याल से कंक्लूजन आपको समझ आ रहा होगा कि कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल नहीं करना। एक छोटा सा पॉइंट और जो स्पाइरल चेंज करता है वो क्या, एक मॉडिफिकेशन, इस पे एक बार क्वेश्चन भी पूछा था नेट के अंदर, कॉल्ड विन विन स्पाइरल मॉडल। तो स्पाइरल मॉडल का ही एक मॉडिफिकेशन, इसको बोलते हैं विन विन स्पाइरल मॉडल। उसकी क्या कहानी है, एक बार ये भी क्लियर कर देते हैं। तो व्हेन यू से विन विन, तो एक बात आप सोचेंगे, अभी तक जब भी हमने बात की वाटरफॉल की या प्रोटोटाइप की, तो इन दोनों ने क्या हमेशा सेटिस्फेक्शन की अगर बात करें तो सिर्फ कस्टमर को ही मेन ऑब्जेक्टिव मानना है। बट लॉजिकली अगर आप सोचेंगे, एंड इफ यू वांट टू रन अ सक्सेसफुल बिजनेस, क्या कस्टमर के साथ साथ एम्प्लॉय का भी सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है ना। तो ऐसा नहीं है कि कस्टमर को आप सेटिस्फाई करने की सोच रहे हो और एम्प्लॉय को आप कोड़े लगा रहे हो। तो अब विन विन स्पाइरल मॉडल क्या बोलता है कि प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले आपको एक बार ये सोचना चाहिए कि जिस प्रोजेक्ट को आप ड्रीम कर रहे हैं, आफ्टर दैट प्रोजेक्ट हर एम्प्लॉय की विन सिचुएशन क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैंने पूरा प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट किया तो मुझे 10% की हाइक मिलेगी, या फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 मंथ का हॉलीडे मिलेगा, समथिंग लाइक दिस, है ना। और सेम गोज फॉर लाइक जो हमारा एम्प्लॉय जो हमारा कस्टमर है उसका। और जब एक्चुअली हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तो हम देखते हैं क्या हर किसी का विन सिचुएशन मीट हुआ कि नहीं हुआ। और अगर सच में ऐसा है तब आप बोल सकते हो कि हाँ दिस इज अ विन विन मॉडल, तब एक्चुअली हम मानेंगे प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल है। देखिए बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? आप मार्केट के अंदर जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस देखते हैं, है ना, तो आप इस बात को समझिएगा, अच्छा बिजनेस आप ऐसा नहीं सोच सकते कि सामने वाले को नुकसान करके आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे और वो बिजनेस एक्सपैंड करेगा। तो बिजनेस एक्सपैंड सिर्फ तब करेगा जब जितने लोग इटरेशन में इन्वॉल्व है हर कोई प्रॉफिट में रहे, है ना। तो आप जितने भी अच्छे अच्छे स्टार्टअप आज देख रहे हो जो बहुत स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो अपने हर स्टेक होल्डर की जो विन सिचुएशन है उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। पॉज हो रहा है क्या? नहीं? ओके शुभम एक बार रिफ्रेश करो। ओके तो अगेन दोबारा इस बात को समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल अनअकैडमी है, आप मुझे बताएंगे अनअकैडमी के अंदर विन विन कंडीशंस क्या होंगी? अनअकैडमी के अंदर विन विन कंडीशंस क्या होंगी? तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो स्टूडेंट्स है ना। अब आप देखिए फॉर एग्जांपल लाइक जैसे प्रॉब्लम है फिलहाल कोरोना वायरस सब जगह है, तो स्टूडेंट को घर बैठ के अच्छी से अच्छी क्वालिटी अफोर्डेबल रेट में पहुंचा पाना, है ना, ये किसका काम है? ये टारगेट है किसका? कंपनी का। उसके बाद एम्प्लॉयज जो है
अब चाहे वो एजुकेटर है या वो एकेडमिक स्टाफ है, नॉन एकेडमिक स्टाफ है, जो बिहाइंड द कर्टेन सॉफ्टवेयर कोई मैनेज कर रहा होगा, कोई और बहुत सारी चीजें मैनेज कर रहा होगा, तो अगर हर कोई सेटिस्फाई होगा तब आप बोल सकते हो कि यहाँ एक सक्सेसफुल कंपनी चल पा रही है ना। तो अगेन काम स्टार्ट करने से पहले हर किसी का विन सिचुएशन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, लेकिन वरना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर हो गए पॉइंट सभी को? कोरोना वायरस के करने से अनअकैडमी बहुत प्रॉफिट में जाएगी। देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज अगेन देखिए मैं यही एक्चुअली समझा रहा हूँ विन विन मॉडल के अंदर। क्या हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगर किसी को नुकसान होगा तो उससे अपने को प्रॉफिट होगा, है ना? तो ध्यान से एक बात समझिएगा। देखो अगेन इस तरह की आइडियोलॉजी पहले हुआ करती थी, बट दोबारा इस बात को समझो, जैसे अनअकैडमी एजुकेशन फील्ड के अंदर काम कर रहा है ना? तो आप मुझे बताओ अनअकैडमी के सक्सेसफुल होने के लिए कॉलेजेस या कोचिंग्स जो ऑफलाइन कोचिंग्स है, क्या उनका बंद होना जरूरी है? नहीं, स्टूडेंट्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर हैं, है ना? लेकिन द पॉइंट इज उनके पास अभी तक ऑप्शन ही नहीं था। तो अगेन कितने लोग हैं जो बड़े शहर में बड़ी कोचिंग तक पहुंच पा रहे थे, है ना? या अच्छी अच्छी कोचिंग जो रेट चार्ज करती हैं, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे फ्रेंड है दिल्ली में कोचिंग है वाजी रावर रवि, अगर आपने नाम सुना हो, आईएएस और पीसीएस की कोचिंग कराते हैं, इट्स अ वेरी पॉपुलर कोचिंग, और कहते हैं कि अगर कोई भी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करता है तो एक बार उस कोचिंग में जरूर आता है ना? चलिए थैंक यू सो मच। तो उस कोचिंग का बस मैं आपको एक सिनेरियो बता दूं कि हर साल एडमिशन ओपन होता है ऑनलाइन, है ना? ऑनलाइन एडमिशन ओपन होता है और विद इन 5 to 10 मिनट्स जितनी सीट्स होती हैं सब भर जाती हैं। अगर आपको 5 मिनट्स के अंदर ऑनलाइन, आपको लाइक रेलवे तत्काल की तरह है, अगर आपको एडमिशन मिला तो ठीक है, वरना एडमिशन क्लोज अभी अगले साल मिलेगा, है ना? और फीस आई थिंक समथिंग अराउंड लाइक 2 लाख रुपीज सिर्फ एजुकेशन फीस है कोचिंग की। उसके बाद आपका रहना खाना दिल्ली में वो सब अलग है ना? तो अब हर किसी के लिए फिजिबल ही नहीं है कि वो दिल्ली आके वाजीराव के अंदर कोचिंग करे, बट लाइक अनअकैडमी अगर वो सर्विस प्रोवाइड करा पा रहा है तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है ना? अनअकैडमी के लिए भी और जो स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं मिल पा रहा था उनके लिए भी। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप उबर का एग्जाम्पल लो, तो आप मुझे बताओ अगर सक्सेसफुल उबर आप चला रहे हो तो कौन नुकसान में है? ड्राइवर नुकसान में, कंपनी नुकसान में, कस्टमर नुकसान में? आई थिंक हर कोई प्रॉफिट में है। यस जब ड्राइवर पहले अकेले कार चलाते थे, लाइक टैक्सी से आप बुक करते थे, तब वो इतना नहीं कमा पा रहे थे जितना आज कमा पा रहे हैं। आपको उस अफोर्डेबल रेट में पहले टैक्सी नहीं मिल पा रही थी। यस और नो? आप ये एग्जांपल देख सकते हो, लाइक ओयो रूम्स और बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं। क्या इससे होटल इंडस्ट्री नुकसान में? एक्चुअली फायदे में। तो जब से ऑनलाइन बुकिंग और इतनी सारी वेबसाइट्स आई हैं, हर कोई बुकिंग उठा पा रहा है, वरना मान लीजिए कोई होटल गली के अंदर, उस तक तो कस्टमर पहुंच ही नहीं रहा था, लेकिन ऑनलाइन सर्च करके आप वहां तक भी पहुंच पा रहे हो। हाँ ये बात सही है। पहले रात बिरात में आप कभी आओगे तो टैक्सी वाले, ऑटो वाले, उनका जो मन होता था वही मांगते थे, है ना? और अभी आप दिखा दो कि देखो ऐप के अंदर इतना मांग रहा है, चलना है तो जल्दी बताओ वरना मैं बुला रहा हूं कैब। चलो खैर, मेरे ख्याल से आइडिया क्लियर हो गया। तो विन विन मॉडल की कहानी आपको समझ आ रही है स्पाइरल में? तो विन विन मॉडल सिर्फ इतना बोल रहा है कि भाई हर किसी के लिए विन सिचुएशन होना चाहिए। स्टेक होल्डर कौन है? ओके, तो लेट मी टेक यू हु इज स्टेक होल्डर। कोई भी आदमी, स्टेक किसको बोलते हैं? स्टेक होल्डर समझते हो? जैसे बात करें ना कंपनी का स्टेक होल्डर, जिसका शेयर होता है। वेरी गुड वेरी गुड। तो हम बोल सकते हैं कोई भी आदमी अगर प्रोजेक्ट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है, देन दैट इज अ स्टेक होल्डर इन द प्रोजेक्ट। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और कोई रिलेटेड है तो वो कौन स्टेक होल्डर है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको एक कॉलेज के लिए लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर बनाना है, कॉलेज लाइब्रेरी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है। अब आप मुझे बताओ क्या स्टूडेंट स्टेक होल्डर है उस सॉफ्टवेयर में? हाँ है, बिकॉज अल्टीमेटली डे टू डे ऑपरेशंस में तो स्टूडेंट्स ही इन्वॉल्व होंगे। क्या लाइब्रेरी का स्टाफ स्टेक होल्डर है या लाइब्रेरियन? जी हाँ। क्या कॉलेज का ट्रस्ट स्टेक होल्डर है जो एक्चुअली पैसे देगा? बिकॉज अगर आप स्टूडेंट और लाइब्रेरियन को सेटिस्फाई करेंगे तो पैसे तो नहीं मिलेंगे,
तो भले ही ट्रस्ट को यूज ना करना हो, चेयरमैन जो हो कॉलेज को उसको इस्तेमाल नहीं करना हो, लेकिन पैसे तो उसी को देने हैं, है ना, तो उससे भी आपको बात करनी पड़ेगी। और एक स्टेक होल्डर आप खुद भी हैं एज ए डेवलपर, बिकॉज आप भी अब उसके साथ इन्वॉल्व है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व है, देन दैट पर्सन इज अ स्टेक होल्डर। ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ओके ओके, एक क्वेश्चन ट्राई करिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार देखो किस तरह से क्या पॉइंट पूछा गया, बताओ रिलेट कर पाओगे क्या? ऑल्दो इसका कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, बट काइंड ऑफ इसको स्पाइरल के साथ ही हम समझ सकते हैं। आंसर इज डी, वेरी गुड। तो आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर्स विच आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। यस, तो हियर डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, है ना। तो चाहे फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड हो, सेंडिंग क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ओवर द इंटरनेट, रिमोट यूजेज ऑफ क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, तो हर कोई मॉडल से रिलेटेड, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड है। फेयर इनफ। एक और क्वेश्चन बताओ, लुक एट दिस क्वेश्चन। ये पूछा है जून 2014 में नेट के अंदर। Which one of the following is not a risk management technique for managing the risk due to unrealistic schedules and budgets? For managing the risk due to unrealistic schedules and budgets. Very good. मेरे ख्याल से here also, है ना, the answer is D, because यहाँ पर सही ऑप्शन ढूंढना भले ही मुश्किल हो, लेकिन गलत ढूंढना बहुत आसान है, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड दैट इंफॉर्मेशन हाइडिंग का इस पूरे आइडिया से कोई खास लेना देना है नहीं, है ना। तो अगेन डिटेल्ड मल्टी सोर्स कॉस्ट एंड शेड्यूल एस्टिमेशन, डिजाइन कॉस्ट, इंक्रीमेंट डेवलपमेंट, हर कोई हमें थोड़ी हेल्प कर सकता है, बट इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज नो वेयर रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क हैंडलिंग। फॉलो कर पा रहे इस पॉइंट को? ओके, तो अगेन मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत डेप्थ में आपको नहीं जाना, बस बेसिक बेसिक एनालाइज करते चलें, सो दैट इस तरह के कभी फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछ ले जाएं तो यू मस्ट बी इन द पोजीशन टू आंसर। इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी यूजफुल हो सकती है, बताओ सौरभ कैसे? रिस्क मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन हाइडिंग कैसे यूजफुल होगी? फ्रॉडलेंट को डेटा नहीं, इट्स गुड। आप ऐसा समझ रहे हो कि लाइक दिस इज कंसिडर्ड एज इंफॉर्मेशन हाइडिंग? नहीं, तो मैं यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज इंफॉर्मेशन हाइडिंग? इवन कंपनी के अंदर एज ए डिजाइनर अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो क्या मुझे सोचने की जरूरत है कोडिंग कैसे होगी, या कोडर को सोचने की जरूरत है टेस्टिंग कैसे होगी? तो इंफॉर्मेशन हाइडिंग मीन्स इन द डेवलपमेंट, है ना, किसी भी आदमी को सिर्फ उतनी ही बात पता हो जितना जरूरी है। जब हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग की बात कर रहे हो तो क्या हम क्लाइंट से छुपा रहे होते इस बात को? हम टेक्निकल फेजेस पे बात कर रहे हैं। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल, अगर मैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं, तो जो आदमी इंजन डिजाइन कर रहा है उसको लेट मी से एसी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, कार के कलर से कोई लेना देना, दैट इज इंफॉर्मेशन हाइडिंग। ओके ओके, ये बताओ जरा इसका ऑप्शन क्या होगा? द विन विन स्पाइरल मॉडल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज। देखो एकदम क्लियर कट आपको आंसर नहीं मिलेगा, बट जो लॉजिक हमने समझा उसको थोड़ा सा एनालाइज करके आपको आंसर करना पड़ेगा।
चलो लेट्स गो सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन। ऑप्शन डी तो सबसे खराब है, लाइक ए स्पाइरल मॉडल विदाउट रिस्क असेसमेंट स्टेप, ये तो हटा दूं बिकॉज ऐसा नहीं है कि हम रिस्क नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वो हम अनकंसिडर कर रहे हैं। ऑप्शन बी पहले देख लेता हूँ, यूजफुल व्हेन अ कस्टमर इज एबल टू प्रोवाइड रिक्वायरमेंट्स कंप्लीटली, अगर ऐसा होता तो हम वाटरफॉल यूज करते, है ना। अब देखिए सी क्या बोल रहा है, जो ज्यादातर लोग को सही लग रहा है, द बेस्ट अप्रोच टू यूज अ प्रोजेक्ट विद लार्ज डेवलपमेंट टीम। देखिए मैंने स्पाइरल में या विन विन स्पाइरल के अंदर क्या कभी टीम साइज की बात की है आपसे, आप मुझे बताओ, नहीं। बट अगर आप ए देखोगे, ध्यान से पढ़ो, ए क्या लिखा हुआ है, used when requirement must be defined by customer negotiation। तो when you say customer negotiation, इसका मतलब क्या हम सिर्फ कस्टमर की ही विन सिचुएशन देख रहे हैं या डेवलपर की भी देख रहे हैं। तो लाइक व्हेन यू नेगोशिएट इन सम पार्ट, है ना, जिसको कहते हैं मोल भाव करना, तो मोल भाव क्यों किया जाता है, ताकि हर कोई फायदे में रहे, ऐसा ना हो, जाहिर सी बात है अगर कोई नुकसान में होगा तो बिजनेस होगा ही नहीं। बट व्हेन यू नेगोशिएट योर टर्म्स, तो आप कहते हो ना हम भी अपनी टर्म नेगोशिएट करके आए हैं, तो अपनी टर्म्स आपने नेगोशिएट की, इसका मतलब अपने पक्ष का भी आपने ध्यान रखा, ऐसा नहीं कि हर चीज सामने वाला अपने अपने हिसाब से ही चला रहा है। यस, तो आई थिंक इन दिस पर्टिकुलर केस ए इज मोर सुटेबल आंसर। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो अगेन देखिए इस तरह के छोटे पॉइंट पे अपने को ध्यान देना है ना, और बहुत अभी तो फिर भी थोड़ा सा क्लैरिटी है, कई ऑप्शंस में आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, तो बहुत ध्यान से सोच समझ के आंसर करना है। एक और मॉडल जल्दी से डिस्कस कर लेता हूं, दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल प्रोसेस और इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल। इसका क्या आइडिया है? तो अगेन देखो मैं अप्रोच बता देता हूं एक बार शॉर्ट में, ऑल्दो एज फार एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट क्या गेम है इसका इंक्रीमेंटल मॉडल का। तो आप ऐसा समझ सकते हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, है ना, क्या सारा काम अगर एक टाइम पे करें तो रिस्क ज्यादा है या कम है? सारा का सारा डेवलपमेंट अगर एक टाइम पे करें तो रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा एक और पॉइंट नोट करिएगा, इवन जो स्पाइरल हमने पढ़ा, स्पाइरल मॉडल के अंदर फाइनल सॉफ्टवेयर बीच में कस्टमर को मिल जाता है कि लास्ट में मिलता है? फीडबैक हम जरूर ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल रिलीज जो होगा वो लास्ट में ही होगा, है ना। तो वर्केबल कॉपी नहीं मिल रही। अब इमेजिन करते हैं, चलिए मान लीजिए अनअकैडमी का एग्जांपल लेते हैं, अनअकैडमी को एक सॉफ्टवेयर बिल्ड कराना है, तो रिक्वायरमेंट क्या होगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं पहले आप वो फीचर्स बना के कम से कम प्रोडक्ट रिलीज कर दो मार्केट में, सो दैट बिजनेस स्टार्ट किया जा सके। एंड देन बेस्ड ऑन द फीडबैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, based on the feedbacks of educators and based on the feedback of background staff, हम further requirement समझेंगे and then we keep on modifying the website or the interface or whatever it is. फॉलो कर पा रहे हैं इस बात को? तो एक आइडिया बोलता है कि आप पूरे डेवलपमेंट को सिंगल फेज में नहीं करो, फेज में डिवाइड कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो भी एप्लीकेशन वगैरह यूज करते हैं, हर थोड़े थोड़े दिन में आता है ना अपडेट अवेलेबल है, गो फॉर अपडेट, नया वर्जन आ गया है ना। तो अब फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आईफोन का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एप्पल ये सोचता कि नहीं जब तक हम परफेक्ट आईफोन नहीं बना लेते तब तक मार्केट में रिलीज ही नहीं करेंगे, तो क्या कभी आप रिलीज कर पाओगे? नहीं। तो द पॉइंट इज, जितना समझ आ रहा है जो फिलहाल कर पा रहे हैं वो करें, अपनी प्रायोरिटी को या अपनी रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज करें एंड देन लॉन्च इट। और देखिए मार्केट में रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। एक और चीज है, अभी तक जब मैं आपसे कस्टमर की बात कर रहा हूं तो शायद हम उस तरह के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जो हम स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए बना रहे हैं। आप टाटा मोटर्स के लिए बना रहे हो, आप जेट एयरवेज के लिए बना रहे हो, लेकिन मान लीजिए अगर कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर है जो जनरल पर्पस है, अब आप क्लाइंट किससे बात करोगे बताओ? आपको एक गेम बनाना और आपको डिसीजन लेना है कि कस्टमर चाहता क्या है, या फीडबैक लेना गेम अच्छा है कि खराब है, बताओ किससे फीडबैक लोगे? यूजर से। यूजर से फीडबैक तब तक नहीं आएगा जब तक प्रोडक्ट यूजर के हाथ में नहीं जाएगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा? कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स के साथ प्रोडक्ट रिलीज करना पड़ेगा, है ना। देन बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ द यूजर आप समझोगे क्या चेंजेस करने, एंड देन यू गो फॉर द नेक्स्ट रिलीज। और आप तब तक फॉलो करते जाओगे जब तक रिक्वायरमेंट्स में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं। एक बार देखिए प्रोसेस समझ आ रहा है क्या?
है ना। तो इस तरह के केस में एक और एडवांटेज क्या है, एक और एडवांटेज क्या है, खासकर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिस पे आज तक किसी ने काम ही ना किया हो, कोई ऐसा एरिया जो सबके लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स हो, तो क्या वहां पर तो इस तरह का आइडिया यूज करना बहुत जरूरी है। यस। अब मान लीजिए आप स्पेस क्राफ्ट बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो भी काम हो रहा था कोई ना कोई पहली बार ही कर रहा होता है। ये ऐसा नहीं कि रोज हम 4 स्पेस क्राफ्ट बनाते हैं, तो ऑफकोर्स सारा काम एक बार में नहीं करें। तो ऐसा नहीं कि एक बार हम जाएंगे तो पहले मून पे जाएंगे, फिर थोड़े दिन बाद मार्स पे चले जाएंगे, जुपिटर होते हुए वापस आएंगे, है ना। तो एक बार में एक काम करते हैं, और अगर वो हो जाता है तो फिर अगली बार उससे बड़ा मिशन उठाते हैं, है ना। तो अगेन मेरे ख्याल से समझ आ रहा है। इटरेशन नंबर 0 में हम क्या करेंगे, बेसिक डिजाइन लेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे और उसका रिलीज करके एनालाइज करेंगे। देन सेकंड इटरेशन में फिर दोबारा डिजाइन, इंप्लीमेंट, एनालाइज एंड अगेन फेज बाय फेज हम आगे डेवलपमेंट करते जाएंगे। अब जरा मैं जल्दी से पूछता हूं एडवांटेज डिसएडवांटेज। ऐसा करने से किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे आपको ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी या कम? कम पैसे की, बिकॉज एक बार में आप सारा काम तो कर नहीं रहे। रिस्क ज्यादा होगा या कम? रिस्क भी कम हो जाएगा। कस्टमर को प्रोडक्ट जल्दी मिलेगा या लेट? कस्टमर को प्रोडक्ट जल्दी मिल जाएगा। तब आप मुझे बताओ, क्या ये एक सक्सेसफुल अप्रोच है, बजाय स्टेप बाय स्टेप काम करने के, फेजेस में काम करना, है ना। हालांकि कभी कभी आपको ये बोरिंग लग सकता है अगर वो ऐसा काम है जो आप कई बार कर चुके हो, या वो ऐसा काम है जिसमें आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस, आप बोलोगे यार ये मैं एक बार में करके कंप्लीट कर दूंगा, आई एम मोर देन कॉन्फिडेंट, मेरे को स्लो स्लो फेज में काम नहीं करना। जैसे मान लीजिए बाबा रामदेव का नाम सुना है आपने? बहुत सुना है, वाह। चलो एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। मान लीजिए बाबा रामदेव पतंजलि के प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो अगर कोई भी नॉर्मल एफएमसीजी कंपनी होगी तो वो कैसे लॉन्च करती है, पहले 2-4 प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, मार्केट का रिस्पांस देखेगी, फीडबैक समझेगी, फिर 2-3 प्रोडक्ट और ऐसे धीरे धीरे करते करते अपनी इन्वेंट्री बढ़ाएगी। यही आइडिया होना चाहिए, है ना। अब बताओ बाबा को ये मॉडल समझ आएगा आपके वाला कि नहीं? बाबा इज सुपर कॉन्फिडेंट, उनको पता भाई मेरा प्रोडक्ट जो है वो हिट होना है। तभी उनका आइडिया क्या उसकी बात करूंगा, है ना। लेकिन मेरे ख्याल से जब पहला प्रोडक्ट मार्केट में आया नहीं, उससे पहले दूसरे प्रोडक्ट की फैक्ट्री वो लगा रहे, तो उनको टेंशन नहीं है। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूं, एक और एग्जांपल आपको दे सकता हूं। जैसे मान लीजिए लेट मी से एक मूवी आई धूम। एक धूम का नाम सुना है आपने? अच्छा, तो धूम 1 नहीं थी, बस वो धूम थी, बट जब वो हिट हो गई तो लोगों ने सोचा क्या करें भाई, अब आप धूम 2 बनाओ, फिर 3, 4, 5, 6, है ना। अब जब आप मान लीजिए रिटायर हो गए तो आ रही होगी धूम 56, धूम 78, गोलमाल 324, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप ये बात देख रहे हो कि जब एक रिजल्ट आ जाता है उस बेस पे हम फीडबैक लेते हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब एक एग्जांपल समझो बाहुबली का। इतना पैसा स्टेक पे था, लेकिन जब फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था, क्या उससे पहले सेकंड पार्ट बनना स्टार्ट हो चुका था? यस। अब इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। उसको टेंशन नहीं है, वो कह रहा है मैंने इतना सही चीज बनाई है कि मैं पहले ही दूसरा पार्ट बनाना चालू कर चुका हूं, मेरे को जनता का फीडबैक भी नहीं चाहिए, है ना। अब अगर ऐसा आइडिया हो तो ये भी एक मॉडल हमारे पास है। कभी कभी ऐसा आइडिया की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। इस मॉडल को क्या बोलेंगे अगर आपको बहुत स्पीड से डेवलपमेंट करना हो? नाउ दिस इज कॉल्ड रैड मॉडल। रैड स्टैंड्स फॉर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अगर आर्किटेक्चर की भाषा में बोलूं तो क्या यहां पर हम पाइपलाइनिंग कर रहे होते हैं, है ना। तो देयर आर मल्टीपल टीम्स विच आर वर्किंग ऑन द सेम आइडिया, और क्या पहली जो टीम है वो काम कंप्लीट करती है तब दूसरी टीम काम शुरू करती है? जी नहीं, पहली टीम काम कंप्लीट कर रही होती है, उससे पहले दूसरी टीम भी शुरू कर चुकी होती है, उसके बाद तीसरी टीम भी शुरू कर चुकी होती है, और बहुत स्पीड से काम होता है ना। तो ऑल्दो आज तक इसमें गेट में तो खैर यही क्वेश्चन पूछा है नेट में
कि रेड की फुल फॉर्म क्या होती है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो नाम से भी समझ आता है कि बहुत स्पीड से अपने, हाँ आई एम सॉरी, ऑफ कोर्स वो रेड होगा, है ना। तब आप मुझे बताओ, दिस मॉडल वाज डेवलप्ड इन 1980, और अगेन कब इस्तेमाल करना चाहिए, व्हेन द कस्टमर रिक्वायरमेंट इज क्लियर बट द शेड्यूल इज वेरी शॉर्ट। अपने को पता है कि भाई एग्जैक्टली यही चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना, लेकिन शेड्यूल बहुत कम है, तो आपको इस तरह के मॉडल पे जा सकते हैं। देखिए फॉलो कर पा रहे इस बात को, है ना। तो एक तरीके से रेड या जो इवोल्यूशनरी मॉडल है, दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट हो गए। यस, है ना। वहां पर आपको रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है तो आप बड़े स्लो चल रहे हो, और यहां पर आपको ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है, तब पहला काम करने से पहले दूसरा भी स्टार्ट कर चुके होते हो। और जितने बड़े बिजनेस डूबते हैं वो क्यों डूबते हैं बताओ, वो इसीलिए डूबते हैं, है ना, कि आप मल्टीपल पोर्टफोलियोज में पैसे इन्वेस्ट करते हो और रिटर्न कहीं से आता नहीं है, और आप अलग 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 अपने दिमाग में हिसाब लगा रहे होते हो। यस, तो मैं एक दो बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, एक बार देखते हैं आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन सॉल्विंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, क्या आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। लुक एट दिस क्वेश्चन। एक बार बताओ इसका आंसर क्या होगा। आंसर इज डी, इटरेटिव है, कैन इजीली अकोमोडेट प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट चेंजेस, डू नॉट जनरली प्रोड्यूस थ्रो अवे सिस्टम्स। वेरी गुड, ग्रेट। अगला केस एक बताओ, लुक एट दिस। Incremental model for software development is a reasonable approach when the requirements are well defined, a good approach when the working core product is required quickly. Very good. तो वर्किंग कोर का मतलब क्या है कि जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं वो तुरंत मिल जानी चाहिए, उसके बाद आप सब्सिक्वेंट फेजेस पे काम कर सकते हैं। यस, तो अगेन अपन टेस्ट करते चल रहे हैं कि जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हो रही है कि नहीं। लुक एट दिस क्वेश्चन, व्हाट इज दिस। सी ऑफ कोर्स रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। वेरी गुड, सिर्फ फुल फॉर्म ही पूछी है आज तक एग्जाम में। एक ये क्वेश्चन और इस पे लाइक आप लॉजिकली सोच सकते हो, दिस वन, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल इज, क्या इस बार भी ऑल ऑफ अबव ही आंसर होगा या कुछ और होगा। Okay, another name for component based model, a useful approach when customer cannot define requirement clearly है तो भाई पक्का गलत है। A high speed adaptation of linear sequential model, I think this is most appropriate। अगर लीनियर वाटरफॉल को आप स्टेप्स में ब्रेक करो और बहुत हाई स्पीड से आपको डेवलप करना हो, देन आई थिंक दिस विल वर्क्स फाइन, बिकॉज रेड मॉडल का पूरा गेम ही क्या है, स्पीड, है ना। आप जितनी स्पीड में जितने कम टाइम में डेवलप करोगे उतना ही इसके लिए अच्छा होगा। एक बार देखो फॉलो कर पा रहे हो क्या। ए क्यों नहीं, देखो जब हम बात करते हैं नेम ऑफ कंपोनेंट बेस्ड मॉडल, आप मुझे बताओ, अभी खैर आगे हम पढ़ेंगे डिजाइन के अंदर, क्या जितने भी हम मॉडल यूज करते हैं एवरी मॉडल इज कंपोनेंट बेस्ड काइंड ऑफ, क्या हम सिंगल यूनिट बनाते हैं मॉड्यूलर आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं। लेट मी आस्क यू दैट इवन इफ यू आर गोइंग फॉर वाटरफॉल मॉडल, क्या उसके अंदर भी कंपोनेंट होंगे।
है ना। तो कंपोनेंट बेस्ड मॉडल, तो कपलिंग कोहेजन हमेशा हम लेके चलेंगे, ये चीज कोई स्पेसिफिकली रेड के साथ एसोसिएटेड नहीं है। दिस इज अ जनरल फ्रेमवर्क। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मारुति भी गाड़ी बना रही है तो क्या सिंगल चेसिस में सब है, या स्टिल इट इज अ कंपोनेंट बेस्ड मॉडल? इट इज अ कंपोनेंट बेस्ड मॉडल। इंजन किसी और का है, शॉकर किसी और के हैं, सीट कोई और बना रहा है, और वो तो एक तरीके से असेंबलिंग कर रहे हैं। जितनी बड़ी कंपनी है वो एक्चुअली पूरा काम कर रहे होते हैं कि असेंबलिंग कर रहे होते हैं? तो मोर एंड लेस दे आर डूइंग नथिंग बट द असेंबलिंग, है ना। तो एवरी मॉडल इज कंपोनेंट बेस्ड। फॉलो कर पा रहे इस बात को? इस सब्जेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अभी उस टॉपिक पे हम पहुंचे नहीं है। जस्ट वैसे अगली क्लास हम वही डिस्कस करेंगे, विच इज एस्टिमेशन। तो कोकोमो है, एलओसी बेस्ड प्रिडिक्शन है ना, या फंक्शनल पॉइंट बेस्ड प्रिडिक्शन है, बहुत जबरदस्त न्यूमेरिकल बनते हैं। और हर साल मान के चलिए अगर कोई भी एग्जाम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूछ रहा है तो 2-3 न्यूमेरिकल तो पक्का पूछेगा आपसे, तो वो भी अपन सॉल्व करेंगे। बट अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे आपसे डिस्कस करना है, जो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, एंड विच इज व्हाट, विच इज कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, जिस पे एक बार पहले मैं फ्रेमवर्क डिस्कस कर दूं, फिर 2-3 पॉइंट आपको समझाने हैं, बहुत आसान, बट मॉडल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए नहीं है, अगर आप बिजनेस फैमिली से हैं, है ना, या बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है, आप में से ऐसा कोई है जो फ्यूचर में बिजनेस करना चाहता हो? ओके, चलो। तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर तो क्लास में बैठे हुए हैं, है ना। तो मैं अपनी सर्विसेज लेके अवेलेबल रहूंगा, मुझे अगर रखना चाहें अब अपने यहाँ तो मैं भी काम करूंगा, है ना। बट चलिए, अब बात है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल की। तो ये मॉडल आपको एक्चुअली समझाता है कि बिजनेस ग्रो कैसे करना है। अब देखो ध्यान से एक बात समझना, एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करने में पता प्रॉब्लम क्या है? पहले तो ये नहीं समझ आता कि हम क्या गलत कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, फॉलो कर पा रहे हो इस बात को? नहीं, मैं तो अच्छा टीचर तभी बनूंगा ना जब आप इस काबिल बनो कि मुझे नौकरी पर रख सको, है ना। तो ये मेरे लिए हार की बात नहीं, मेरे लिए ज्यादा खुशी की बात है। आप मुझसे इंस्पिरेशन लो और मुझसे बेहतर काम करो। चलो, तो देखो मैं आपसे क्या बोल रहा था कि इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पहले तो ये नहीं समझ आता कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं। दूसरा, अगर गलत कर भी रहे तो फ्यूचर में और क्या करना चाहिए, है ना। तो अगर हमें दो चीजें समझ आनी स्टार्ट हो जाए, कोई ऐसा फ्रेमवर्क हो, कोई ऐसा स्केल हो जिस पे हम किसी बिजनेस की मैच्योरिटी जज कर सकें कि यार वो कुछ सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, और अगर समझ भी आ जाए कि हाँ ये गलतियां ये कर रहा है, तो उसमें क्या चेंजेस किए जाएं कि हम फ्यूचर में इंप्रूव करें। ये मॉडल अपने को ये समझाता है आपकी जो कैपेबिलिटी है उनमें कितनी मैच्योरिटी है। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अच्छा, ये मॉडल हम क्यों पढ़ रहे हैं पहले ये भी आपको बता देता हूं। इन जनरल हम चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर जो बने, क्या वो क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। यस। तब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ, जैसे मान लीजिए क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है तो किस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, प्रोडक्ट पे या प्रोसेस पे? अगर आपको गेट में अच्छा नंबर लाना है तो आपको एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट करना कि प्रिपरेशन पे? ऑफ कोर्स प्रिपरेशन पे, है ना। तब आप मुझे बताएं, अगर कोरोना भगाना है, कोरोना भगाना है तो क्या करना पड़ेगा? आइसोलेशन करना पड़ेगा, प्रिवेंशन करना पड़ेगा, साफ सफाई रखनी पड़ेगी, या जैसे बोल रहा है गीत चल रहे नेता बोल रहे गो कोरोना गो, या वो क्या एक व्हाट्सएप पे मेरे पास आया था, लेडीज जो है भजन गा रही हैं, कोरोना भाग जा भारत में तेरा कोई काम नहीं है। तो हिंदुस्तान जो है, कोई मौलवी बैठा हुआ है 10-10 रुपए में कोरोना झाड़ रहा है। 10 रुपए दो कोरोना के इलाज, मतलब कोरोना की भी कोई औकात नहीं छोड़ी। 10 रुपए में बताओ, 100 रुपए तो कम से कम लो। तो खैर, इंडिया में तो हर चीज है ना। चलो खैर, तो अगेन
यहाँ पर समझेंगे तो यही पॉइंट है कि भाई अगर ऑर्गेनाइजेशन मैच्योर होगी तो प्रोडक्ट भी मैच्योर होगा। तो अपना जो अल्टीमेट टारगेट है वो सॉफ्टवेयर ही है, बट हम सॉफ्टवेयर पे ना कॉन्सेंट्रेट करके प्रोसेस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि यार प्रोसेस अच्छी होगी तो प्रोडक्ट भी अच्छा ही होगा, है ना। तो अगर थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊं तो क्या, खैर वैसे ये एडिशनल पॉइंट है, बट दिस मॉडल was development for the study after the data collecting from organization that contracted with the US Department of Defense, who funded the research. The term maturity relates to the degree of formality and the optimization of a process from ad hoc practices to formally defined steps to manage the result metrics and to active optimization of the processes. बताओ क्या समझ आया? कुछ नहीं आया, चलो। मतलब इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है, खैर हिस्ट्री अपने काम की नहीं है, बट यहाँ पर हम यही देखते हैं कि बहुत सारी कंपनीज ने यूएस डिपार्टमेंट डिफेंस के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट किया था, जहां पर उन्होंने इसी बात पे किया कि स्टार्टिंग में जो प्रैक्टिस अडॉक हो सकती हैं, धीरे धीरे कैसे अपन उनको डिफाइन करें, डिफाइन करने के बाद कुछ नियम बनाए, कुछ रूल बनाए, और फिर धीरे धीरे उनमें फर्दर चेंजेस करें और ऑप्टिमाइजेशन की तरफ लेके चले, है ना। तो इट इज यूज टू जस्ट द मैच्योरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो देखेंगे कि वो कोई प्रोसेस कितने अच्छे तरीके से करते हैं, फिर देखेंगे आइडेंटिफाई द की प्रैक्टिसेस दैट आर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द मैच्योरिटी ऑफ दोज प्रोसेसेस। अब वो कौन कौन से की फैक्टर है जिन पर अगर फर्दर काम किया जाए तो अपन मैच्योरिटी और ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं, है ना। नाउ लेट मी गो वन बाय वन, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है मुझे आपसे शेयर करनी है। बहुत मजेदार आइडिया, आप ध्यान से सोचोगे तो लाइफ में काम आएगा आपको, ये बिजनेस में, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए नहीं है ना। तो हम बोलते हैं कि किसी भी कंपनी को अंदर अडॉक किया है, अडॉक आपने सुना है, ऐसा बोलते हैं अडॉक बेसिस पे नौकरी मिल रही है। अडॉक मतलब टेम्परेरी, है ना, आपने सुना होगा अडॉक बेसिस। अडॉक मीन्स होता है टेम्परेरी, विच इज नॉट परमानेंट। यस, ओके। तो लेट मी गो वन बाय वन। हम मानते हैं कि कोई भी कंपनी को सीएमएम लेवल जो है वो 5 लेवल्स में, सीएमएम मॉडल 5 लेवल में डिफाइन करता है। कौन कौन सा? लेवल 1 इज इनिशियल, देन रिपीटेबल, देन डिफाइंड, देन मैनेज्ड एंड देन ऑप्टिमाइज्ड। सुना है आपने लेवल्स? ये पहले तो सीक्वेंस ही याद रख लेना भाई। सबसे पहला इनिशियल होता है, उसके बाद रिपीटेबल, उसके बाद डिफाइंड, उसके बाद मैनेज, उसके बाद ऑप्टिमाइज। अब मतलब क्या है, एक एक करके समझते हैं। देखो, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो क्या उसमें कोई भी चीज परमानेंट होगी? स्टार्टिंग में कोई भी काम जब आप स्टार्ट करोगे, नहीं। तो मे भी पहले दिन जो आप काम करोगे उससे आप समझो कि यार कुछ कुछ गलती मैंने किया, अगले दिन आप और इंप्रूवमेंट करोगे, अगले दिन आप और इंप्रूवमेंट करोगे, और धीरे धीरे ही आप सीखने वाले हो फ्रॉम एक्सपीरियंस, नो मैटर आपने पहले कितना भी होमवर्क किया हो। यस और नो? यस। तो आप मुझे बताओ आपकी जो प्रोसेसेस होंगी वो काफी प्रिडिक्टेबल होंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ऐसा बोलता हूं, अगर आपसे बोले कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाना है ना, और अनअकैडमी में फिर बोलना पड़ेगा भाई शेड्यूल करना है, सर कितना टाइम लगेगा, आप एग्जैक्टली बता सकते हो कितने आवर्स में कंप्लीट कर दोगे? नहीं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इसका मतलब इस काम को करने में भी आपका एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी है कि नहीं है? फिलहाल मैच्योरिटी नहीं है। तो अब मैं क्या बोलूं, आपकी जो प्रोसेस है वो प्रिडिक्टेबल होंगी या अनप्रिडिक्टेबल होंगी? अनप्रिडिक्टेबल होंगी। लाइक अनअकैडमी के हिसाब से अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्या होगी? अनअकैडमी नहीं गेस कर पाएगा कि कितने बच्चे आएंगे, बच्चों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, फीडबैक कैसा होगा, है ना। पुअरली कंट्रोल्ड। तो 2 पॉइंट ध्यान रखना, अगर कोई कंपनी स्टार्टिंग लेवल में होगी तो इट इज अनप्रिडिक्टेबल, पुअरली कंट्रोल्ड, नो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज ऑन अडॉक बेसिस, सब टेम्परेरी चल रहा होगा। प्रोसेस, सॉफ्टवेयर प्रोसेस आर अनप्रिडिक्टेबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड कॉस्ट। किसी भी काम को करने में आपको एग्जैक्टली कितना समय और कितना खर्चा होगा, क्या आप पहले से बता पाओगे? नहीं, है ना। हर चीज क्या प्रेजेंट स्टाफ पे बिलोंग करेगी? हाँ। अगर स्टाफ चेंज हुआ तो क्या प्रोसेस बदल सकती है? अगर आपने एक हलवाई की दुकान खोली और एक दिन आपका मेन कारीगर नहीं आया तो उस दिन समोसा अच्छा बनेगा या खराब बनेगा? उस दिन तो खराब बनेगा। बट आप मुझे बताओ, अगर आप मैकडी में बर्गर खाने जाते हो और बर्गर खराब मिले तो मैकडी आपसे बोल सकते हैं जी आज वो नहीं आया, भाई साहब जो बर्गर बनाता है 2 दिन बाद आना, आप तब खिलाएंगे आपको अच्छा बर्गर,
ऐसे तो बोलते बिजनेस वाले। तो अब ये बात नहीं चलेगी। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि मैकडी जैसी कंपनी के अंदर बर्गर मेकिंग की जो प्रोसेस है क्या वो काफी मैच्योर हो चुकी है? हाँ। और हम मान के चलते हैं कि वो स्टाफ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो बिना इस बात की परवाह किए कि वो किसने बनाया, हर बार टेस्ट स्वाद सेम होना चाहिए, है ना? तो अब आप ध्यान से देखो, अगर ये सब गेम आपके बिजनेस के अंदर है कि आप अपने स्टाफ पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो, आप टाइम और कॉस्ट प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, है ना? अगर आप एक दर्जी और अपने ग्राहक को नहीं बता पा रहे कि कितने दिन के अंदर आप उसे डिलीवरी देने वाले हो, तो आप अभी सिर्फ इनिशियल लेवल पर ही हो, स्टिल आप सीख रहे हो। फॉलो कर पा रहे हो क्या? अब इनिशियल क्या, अगला नंबर क्या आता है? रिपीटेबल। अगला नंबर आता है रिपीटेबल। अब रिपीटेबल का क्या मतलब होता है? ज्यादातर बिजनेस एक्चुअली रिपीटेबल में आके एंड हो जाते हैं। अगर एक काम आप बहुत समय से करते हैं तो करते 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 क्या आप एक्सपीरियंस से ही सीख जाते हैं विदाउट हैविंग टेक्निकल नॉलेज? हाँ, है ना? तो इसको बोलते हैं बेसिक प्रोसेस मैनेजमेंट। प्लानिंग एंड मैनेजिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट आर बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस गेन विद द सिमिलर प्रोजेक्ट्स। अगली बार जब आपसे भी पूछोगे इसमें कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे 3 दिन लगेंगे, क्योंकि ये काम हम 300 बार कर चुके हैं, 3 ही दिन लगते हैं मोर और लेस, तो मैं संभाल लूंगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो यहां पर आपके जो भी कंक्लूजन होंगे, जो भी रिजल्ट होंगे, वो सबके सब किस में होंगे? वो सबके सब बेसिकली जो पुराना आपने काम किया उसके एक्सपीरियंस पे आप बोल रहे होगे, है ना? तो अगर हम ऐसा बोलते हैं तो हम बोलते हैं सिस्टम किस मोड में चला गया? रिपीटेबल मोड में है। बात समझ आ रही है? अब अगला जो प्रोसेस है या अगला जो लेवल, अगर बिजनेस और अच्छा आपको चलाना है, देन हम बोलते हैं आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन मतलब प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन। प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका मतलब क्या, देखो, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कंपनी में क्या हर चीज, जितने नियम है, कितने लोग हैं, उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, हर कुछ लिखा होना चाहिए कॉपी में, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई समस्या हो, तो किसकी क्या पावर है, किसकी क्या ड्यूटी है, वो लिखा होना चाहिए। मान लीजिए अगर एक नॉर्मल दुकान चल रही है, तो क्या उस दुकान का एक लिखित संविधान होता है? प्रैक्टिसेस हैं जो फॉलो की जा रही होती हैं, बट कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आई थिंक नहीं होता। रिटन लॉ बुक होती है कहीं पे? नहीं। लेकिन आप अगर ठीक ठाक कंपनी में काम करोगे, है ना, मान लीजिए आप इंफोसिस इन सब में जा रहे हो, तो क्या इन सबके रिटन रूल बुक होगी जिस नियम के आधार पे ये काम करेंगे, है ना? और अगर नियम के आधार आपको सीखना है तो सरकारी ऑफिस से बेहतर क्या हो सकता है? तो ये परफेक्टली डिफाइंड फेज का एग्जांपल है। अब देखिए, काम होना उससे मतलब नहीं है, लेकिन होगा नियम के हिसाब से। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। अभी थोड़े दिन पहले मीडिया में दिखा रहे थे, ये जो ट्रेन होती है ना, उसमें लास्ट में एक डब्बा होता है, विकलांग डब्बा। लास्ट डब्बे में एक छोटा सा पोर्शन होता है, अगर आपने कभी देखा हो, विकलांग डब्बा, है ना? जो अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उनके लिए वो एरिया रिजर्व्ड होता है ना? अब एक आदमी उसके अंदर जा रहा था, अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बेचारे के 2 पैर ही नहीं है, दोनों पैर नहीं है। और जो पुलिस वाला है वो कह रहा है सर्टिफिकेट दिखाओ विकलांगता का। अब आप मुझे बताओ, जिसके पैर ही नहीं है उससे काय का सर्टिफिकेट मांग रहे हो भाई? भगवान तो सिर्फ प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट देके भेज रखा है, और 100 रुपए लेके, वो पैसे लेके दूसरों को सीट दे रहा होगा अंदर। आप समझ रहे हो? तो अगर डिफाइंड की आप बात करें तो हर चीज आप किसके आधार पे चलाएंगे? नियम के आधार पे, है ना? मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा था, आप टेंशन मत लेना, आप सॉफ्टवेयर पे ही रहना। लेकिन द पॉइंट इज एवरीथिंग शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड एंड वेल स्टेब्लिश्ड, है ना? The process of developing maintaining the software across the organization is documented including engineering and management. अच्छा, एक और बात, पहली बार इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस और हम कोई नया स्टाफ रिक्रूट करते हैं, क्या हम उसको ट्रेनिंग देते हैं? अब मान लीजिए अगर किसी हलवाई ने किसी स्टाफ को रिक्रूट किया, पहले उसको ट्रेनिंग देगा या सीधा बोलेगा बेटा आलू छीलना स्टार्ट करो, से स्टार्ट करो, खुद सीख जाओगे, है ना? लेकिन अब कल को आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर जाएंगे तो आपका इंडक्शन होगा, 1 हफ्ते आपको कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी। इंफोसिस मान लीजिए 6 महीने ट्रेनिंग आपको देगा, उसके बाद काम देंगे आपको, है ना? तो डिफाइंड कंपनी बोलती है कि हम न्यूली स्टाफ को जो है
वो पहले ट्रेनिंग देंगे, स्किल सेट, नॉलेज सेट देंगे, उसके बाद काम पे लगाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सारे फैक्टर याद रखना, मैं बाद में पूछूंगा कौन सा कहां पर आता है। रिस्क मैनेजमेंट। क्या डिफाइंड कंपनीज पहली बार रिस्क भी सोचने लगती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस, कोई जैसे गांव में होते हैं तो कोई इंश्योरेंस को इतनी वैल्यू करता है? नहीं। लेकिन अगर आप एक बड़ा ऑफिस चला रहे हैं, बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं, तो इंश्योरेंस बहुत वैल्यूबल है। अब ऐसा ना हो आग लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए और सारा का सारा आपकी मेहनत खराब हो जाए। तो आपके बिजनेस में जो जो रिस्क है उन सबको कवर करना ही आपकी ड्यूटी है। यस और नो? जैसे आप किसी भी अच्छी कंपनी में काम करेंगे तो क्या वो आपका मेडिकल इंश्योरेंस करा के रखेंगे? एम्प्लॉय का भी, बिल्डिंग का सामान का तो कराएंगे, आपका भी करा के रखेंगे, सो दैट अगर एम्प्लॉय को भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको प्रॉब्लम ना हो या वो कंपनी को प्रॉब्लम ना दे, मेडिकल इंश्योरेंस से आपको पैसा मिल जाए और आपका इलाज हो जाए। ठीक है। अब डिफाइंड के बाद जो अगला लेवल आता है वो आता है मैनेज्ड का। मैनेज में हम क्या करते हैं? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। मैं इस बात को ऐसे बोल सकता हूं, एक बात तो है कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, रूल बुक लिखना, और एक पॉइंट है कि उसको एक्चुअली फॉलो करना, है ना। तो अगर आप रूल बुक को एक्चुअली फॉलो करने लगो तो मैं बोलूंगा आप डिफाइंड से किस फेज में पहुंच जाते हो? मैनेज्ड फेज के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया डिफाइंड है, मैनेज्ड है, इनिशियल है कि रिपीटेबल है? क्या हमारे पास कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल बुक है? हाँ है ना। क्या हम लोग उसको मानते हैं? जो बुक हमारे पास है क्या हम उसको मानते हैं? अब कभी मन होता है मान लेते हैं, कभी मन होता है नहीं भी मानते हैं, है ना। तो आप सिग्नल पे मन होता है रुक गए, मन हुआ नहीं रुके, मन हुआ टैक्स दिया, मन हुआ टैक्स नहीं दिया, मन हुआ डब्बे में फेंका, मन हुआ सड़क पे फेंक दिया, आपकी इच्छा है। तो नियम कभी मानना है कभी नहीं मानना है। तो मानते चलेंगे कि फिलहाल हम मैनेज नियम किस फेज में? डिफाइंड फेज में, है ना। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन हर काम को प्रॉपरली मैनेज करने लगे, अपने गोल्स को, अपने प्रोसेस को, और उस केस से होगा क्या, आपका जो टाइम और कॉस्ट प्रिडिक्टेबिलिटी है क्या वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी। बिकॉज अगर आपके पास नियम लिखे भी और आप मान भी रहे हैं तो कितना काम कितने समय में कब तक होने वाला आप सब कुछ बता पाओगे, है ना। और अगर बहुत समय तक आप मैनेज फेज में रहोगे तो जो आखिरी फेज है वो क्या होगा? ऑप्टिमाइज्ड। अब आप मुझे बताओ क्या कोई भी बिजनेस, कोई भी कंट्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को परफेक्ट बोल सकता है? नहीं। तो देयर ऑलवेज अ स्कोप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। तो जब हम मैनेजमेंट के बजाय ऑप्टिमाइजेशन पे काम करने लगे, मतलब हम ये छोड़ के कि समस्या क्या है, इस बात को समझे कि समस्या पैदा क्यों हुई, है ना। अगर उस प्रॉब्लम पे काम करने लगे तब आप मैनेज में हो कि ऑप्टिमाइज फेज में हो, है ना। देन यू विल बी स्विचिंग इनटू ऑप्टिमाइजेशन। तो मुझे ऐसा बोलना चाहिए, यहां पर जैसे लिखा भी है, हम प्रोसेस मैनेजमेंट में है कि प्रोसेस इंप्रूवमेंट में है। हम ध्यान दे रहे हैं कि अगर एक प्रॉब्लम आज हो भी रही तो भविष्य में उस तरह की प्रॉब्लम दोबारा ना हो, तो वी आर अंडर ऑप्टिमाइज फेज। तो ये जो ऑप्टिमाइज है ये कहलाता है CMM लेवल 5, है ना। और अब किसी भी कंपनी को हम इन पैरामीटर्स पे जज करते हैं। और अब कंपनी को देखो ये भी पता लग रहा है कि अगर मैं 1 में हूं तो 2 में जाने के लिए क्या करना है, 3 में जाने के लिए क्या करना है, और 5 पे आने के लिए क्या करना है। ऑल्दो हमने तो बड़ा शॉर्ट में पढ़ा है, अदरवाइज पूरी की पूरी बुक आपको मिलेंगी CMM की, जहां पर डिटेल में एक्सप्लेन किया होता है कि क्या क्या कंडीशंस या क्या क्या चीजों का आपको ख्याल रखना होता है। एक बार देखिए फॉलो कर पा रहे क्या CMM? यस, ओके। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस और हो सकते हैं, उसको कल ट्राई करेंगे ऑफ कोर्स, है ना। और आज इस क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, ऑलरेडी हम थोड़ा सा ऊपर हो चुके हैं। तो कल अगेन मॉर्निंग में पहले DBMs के साथ कंटिन्यू करेंगे एंड देन फिर इवनिंग में कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।